हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। मैं सुबोध डोभाल आपका स्वागत करता हूं एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में। तो आज हम शुरुआत करेंगे इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी को समझने से पहले हम उसका एक इंट्रोडक्शन देख लेंगे ताकि हमें किस तरीके से सब्जेक्ट को आगे पढ़ना है या हमारी अप्रोच क्या रहेगी। तो ज़्यादातर बच्चे जब शुरुआत करते तो वो पॉलिटी को समझ लेते केवल संविधान। तो इंडियन पॉलिटी केवल भारत का संविधान नहीं है, ठीक है, उसमें कई सारे आपके विषय आते हैं। तो संविधान जो है वो पॉलिटी का एक हिस्सा तो है, लेकिन वो पूरी पॉलिटी नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक महत्वपूर्ण अंग है। 50 to 60% क्वेश्चन जो आपके आते हैं पॉलिटी में वो संविधान से होते हैं, लेकिन बाकी के कुछ क्वेश्चन अन्य टॉपिक से भी आते हैं। तो इसके लिए आपको एक और टॉपिक के बारे में जानना होगा, उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी कि राजनीतिक इतिहास। जैसा आप जानते ही हैं, अंग्रेज़ों ने हम पे 200 साल शासन किया, उसके बाद हम आज़ाद हुए, हमने डेमोक्रेसी को चुना। तो डेमोक्रेसी को चुनने का कारण क्या था, भारत रिपब्लिक क्यों बना, तो वो सभी चीज़ें आपको कहाँ जानने को मिलेंगी, पॉलिटिकल हिस्ट्री में। तो एक महत्वपूर्ण पार्ट आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री भी रहेगा। फिर तीसरा आपका अंग है, ये आता है आपका करंट अफेयर्स का। आप रोज़ ही देखते हैं, कभी सीएए को लेकर के विरोध चलता है, कभी किसी संविधान संशोधन को लेकर के विरोध चलता है, कभी नए बिल आते हैं, तो वो सभी किसका भाग हो जाते हैं, आपके करंट अफेयर का भाग हो जाते हैं, ठीक है। 10 to 20% क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं आपका, ठीक है, और 10 to 20% क्वेश्चन पॉलिटिकल हिस्ट्री से भी आपका रहता है। तो अगर आप केवल समझे कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से या पॉलिटी के महारथी बन जाएंगे तो आप गलत हैं। आपको किसके बारे में, पॉलिटिकल हिस्ट्री बारे में और करंट अफेयर के बारे में भी जानना होगा। तो संविधान असल में है क्या। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि संविधान क्या है, तो आप संविधान की डेफिनेशन सुनाने लगेंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रट्टेबाजी से कोई फ़ायदा नहीं, तो संविधान को आपको समझना होगा। तो अगर संविधान को मैं सीधे लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो संविधान क्या है, संविधान एक दस्तावेज है जिसके अंदर या जिसके तहत हमारी सरकार काम करती है, जिसके तहत हमारी ब्यूरोक्रेसी यानी कि कार्यपालिका काम करती है, और इसी के तहत हमारी न्यायपालिका काम करती है। तो आपके मन में एक सवाल उठेगा कि यदि संविधान न होता तो क्या होता। तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री में जाना होगा। तो जब भारत में संविधान नहीं था तो क्या था। तो जब भारत में संविधान नहीं था तो राजशाही हुआ करती थी। उत्तराखंड खुद में ही क्या हुआ करता था, प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, राजशाही हुआ करती थी। आपने गढ़वाल और कुमाऊं का इतिहास पढ़ा होगा। तो वहाँ पे कई सारे आपको शासक ऐसे दिखाई दिए होंगे जिन्होंने मनमानी से शासन किया या जिन्होंने डिक्टेटरशिप से शासन किया। उनके जो मन में आया उन्होंने वही किया। लोगों के पास मौलिक अधिकार नहीं थे, लोगों के पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं था जिससे वो राजनीति साध सकते। केवल राजा की मनमानी पर ही कानून चलता था। यही इतिहास था ब्रिटेन का। अब ब्रिटेन के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि भारत पर 200 साल शासन करने वाली जो शक्ति थी वो ब्रिटेन ही थी, और भारत के संविधान का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन से ही लिया गया है। अब भारत के संविधान के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपने देखा होगा भारत का संविधान एक विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन में संविधान को लिखा ही नहीं गया। तो उसको भी हम आगे जानेंगे कि ब्रिटेन में संविधान को क्यों नहीं लिखा गया, अमेरिका का संविधान क्यों लिखित है, और भारत का संविधान इतना लंबा लिखित संविधान क्यों है। तो ब्रिटेन में भी राजशाही हुआ करती थी। तो ब्रिटेन का इतिहास जब आप खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि 1215 में एक अधिकारों का पत्र साइन किया गया जिसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। तो मैग्ना कार्टा में क्या था, राजा जॉन ने 1215 में थेम्स नदी के किनारे एक अधिकारों का पत्र हस्ताक्षरित किया जिसमें जनता को कुछ क्या दिए गए, अधिकार दिए गए। फिर कालांतर में आप देखेंगे ब्रिटेन में राजशाही तो बरकरार रही, लेकिन जनता को कुछ अधिकार दिए गए। तो वहाँ पर आप देखेंगे पार्लियामेंट का उदय होगा या संसदीय प्रणाली का क्या होगा, उदय होगा। और वही संसदीय प्रणाली जब भारत में संविधान आएगा, भारत भी क्या उठा लेगा, वहीं ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली उठा लेगा। तो आप देखेंगे कि भारत की संसदीय प्रणाली वो किससे मिलती जुलती है, वो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से मिलती जुलती है। ब्रिटेन की संसद को भी पार्लियामेंट कहते हैं और भारत की संसद आपको पता ही है पार्लियामेंट या संसद के नाम से जानी जाती है। तो जब आपकी अप्रोच ये होगी तो आप हिस्ट्री के बारे में भी जान रहे होंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में भी जान रहे होंगे, और फिर उसी से आप क्या जान सकते हैं, आगे पॉलिटी के बारे में भी जान सकते हैं। अगर आप सीधा उठा लेंगे भैया डेमोक्रेसी क्या होती है, संविधान क्या होता है, और आप उसे रट्टा मारने लगे तो कोई फ़ायदा उससे होगा नहीं। तो
तो आपको पहले थोड़ा सा क्या जानना होगा, सब्जेक्ट के बैकग्राउंड को थोड़ा जानना होगा। फिर अगर आप देखेंगे यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये भी ब्रिटेन की एक कॉलोनी हुआ करता था। लेकिन अमेरिका ने स्वतंत्रता संग्राम, जो आप जानते हैं 1776 में उसकी शुरुआत हो गई थी, के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त की। भारत में स्वतंत्रता आते आते काफ़ी समय लगा। 1947 में भारत क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। और आज ही का वो पवित्र दिन है 15 अगस्त, जिस दिन भारत क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। तो अब भारत और अगर आप अमेरिका के संविधान को कंपेयर करने लगेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जाएंगी जो हमने अमेरिका से ली हैं। जैसे अमेरिका के अंदर जुडिशल रिव्यू का सिद्धांत है। अब ये जुडिशल रिव्यू का सिद्धांत कहाँ से आता है और अमेरिका ने क्यों जुडिशल रिव्यू का सिद्धांत लिया? हिंदी में अगर हम जुडिशल रिव्यू को कहें तो हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। इसकी जड़ भी ब्रिटेन में ही जाती है। अगर आप ब्रिटेन के बारे में जानते हैं तो ब्रिटेन एक राजशाही है जहाँ लोकतंत्र भी काम करता है। तो ब्रिटेन एक रिपब्लिक तो नहीं है लेकिन एक लोकतंत्र है। अब रिपब्लिक और लोकतंत्र का अंतर क्या होता है, या रिपब्लिक और डेमोक्रेसी के बीच में क्या अंतर होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। क्योंकि जब आप प्रस्तावना उठाएंगे भारत के संविधान की तो आपको वहाँ पर एक प्रस्तावना के अंदर एक शब्द दिखाई देगा डेमोक्रेसी और एक शब्द दिखाई देगा रिपब्लिक। तो अगर ये दोनों शब्द एक ही होते तो प्रस्तावना में 2 शब्द लिखने की जरूरत ही ना पड़ती। तो यूएसए के जुडिशल रिव्यू की हम बात कर रहे थे और भारत ने कैसे यूएसए से जुडिशल रिव्यू लिया। तो ब्रिटेन में समय बीतते बीतते संसद क्या होती चली गई, सर्वोच्च होती चली गई। संसद के सर्वोच्च होने का मतलब क्या है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून कभी गलत नहीं हो सकते। ब्रिटेन में एक नोशन है कि किंग शैल डू नो रॉन्ग। तो जब राजा कभी गलती नहीं कर सकता और किसी भी कानून पे राजा के हस्ताक्षर है तो जुडिशल रिव्यू का तो सवाल ही नहीं आता। तो संसद के बनाए हुए कानून का वो जुडिशल रिव्यू नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो अमेरिका ने किससे, ब्रिटेन से ही स्वतंत्रता प्राप्त करी थी, तो उसने जुडिशल रिव्यू के सिद्धांत को अपनाया। तो भारत में भी जब आप देखोगे इवोल्यूशन होता गया संविधान का, तो आज हम क्या करते हैं, जुडिशल रिव्यू की बात करते हैं, जहाँ पर पुराने कानूनों को या नए कानूनों का जुडिशल रिव्यू किया जाता है। एक एग्जाम्पल के लिए आपने नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी कि न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात सुनी होगी। 99वां संविधान संशोधन भी हुआ और न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना भी कर दी गई थी। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसका जुडिशल रिव्यू किया यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन किया और ये कहते हुए उसे नकार दिया कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को क्या करता है, भंग करता है। तब आप थोड़ा कंफ्यूज होने लगे होंगे कि ये कहाँ है धारा जारी और या पॉलिटी इतना वास्ट सब्जेक्ट है। तो जैसे जैसे आप इसे पढ़ते चले जाओगे तो आप उन बारीकियों को भी जानते चले जाओगे। तो इसमें आप जान रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ चीज़ें आ रही है, लेकिन उसको समझने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पॉलिटिकल हिस्ट्री की। तब ऐसा नहीं है कि हमें ब्रिटेन और अमेरिका की पॉलिटिकल हिस्ट्री पूरी पढ़नी है। हम जहाँ जहाँ पे संदर्भ होगा वहाँ पर भारत के साथ उसका क्या करते चलेंगे, कंपैरिजन करते चलेंगे। अब भारत की बात अगर हम करें, पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें, भारत का भी राजनीतिक इतिहास हजारों साल पुराना है। अगर आप आधुनिक राजनीति शास्त्र में देखोगे तो मैकियावेली नाम के व्यक्ति का आपने नाम सुना होगा। तो मैकियावेली जो है वो अपनी द प्रिंस पुस्तक के नाम से या प्रिंस पुस्तक के लिए जाना जाता है। अब प्रिंस में ऐसा क्या लिखा है, प्रिंस में राजतंत्र के बारे में लिखा है। लेकिन जब भारत की तरफ आप देखोगे, मैकियावेली से हजारों साल पहले चाणक्य नाम का एक व्यक्ति हुआ, या जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उसने एक पुस्तक लिखी और सभी उसे जानते हैं, उसका नाम है अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र स्टेट क्राफ्ट या राजतंत्र से संबंधित पुस्तक है। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का संबंध है और वहाँ पे नीचे ऑप्शन होता है कि अर्थशास्त्र का संबंध है अर्थव्यवस्था से। तो अगर आप अर्थव्यवस्था पे टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था राजतंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है। इस पुस्तक में लिखा है कि राजा का जनता के प्रति क्या व्यवहार रहेगा, जनता का राजा के प्रति क्या व्यवहार रहेगा, भूमि जो कर है वो किस प्रकार से लिया जाएगा, गुप्तचर प्रणाली किस प्रकार से रखी जाएगी। तो उस समय पर गुप्तचर व्यवस्था की बात हो रही है। तो अगर आप आज भारतीय गुप्तचर संस्थाओं को देखोगे तो आपने नाम सुना होगा, रॉ का नाम सुना होगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, या फिर आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो IB का नाम सुना होगा। और ऐसे विश्व के अलग अलग खुफिया संस्थाएं हैं। जैसे एक बहुचर्चित खुफिया संस्था है मोसाद। तो आपके लिए क्वेश्चन समझ लीजिए आज का कि मोसाद किस देश की खुफिया, ठीक है, विभाग या किस देश की खुफिया संस्था है। खैर अब आप कहोगे कि हम यहाँ चले गए, ये सभी आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री से हम
जानते से चलेंगे। तो चाणक्य ने हजारों साल पहले हमें यह बता दिया कि किस तरीके से शासन किया जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे भारत में कई सारे राजवंश हुए, उनके पास राजनीति करने के कोई ना कोई उनके पास पुस्तकें मौजूद थी। हमारे पास कुछ धर्मशास्त्र भी हुआ करते थे, कुछ स्मृतियाँ हुआ करती थी जैसे मनुस्मृति, जिससे हम सामाजिक व्यवस्था को चलाते थे, मगर उसमें कई सारे भेदभाव और कई सारे ऐसी खामियां व्याप्त थी। इसीलिए हमें आज़ादी के समय एक ऐसे दस्तावेज की ज़रूरत थी जिससे हम भारत का क्या चला सके, शासन चला सके, जो कहीं ना कहीं सरकार पर अंकुश लगा सके, कार्यपालिका पे अंकुश लगा सके और न्यायपालिका पे अंकुश लगा सके। केवल अंकुश ही ना लगा सके, उनको कुछ शक्तियाँ भी दे सके। तो संविधान को अगर हम समझेंगे तो संविधान वो दायरा है जिसके तहत रह करके आपकी सरकार कार्य करती है, आपकी कार्यपालिका कार्य करती है, आपकी न्यायपालिका कार्य करती है। यहाँ से सरकार से आप इस संदर्भ में भी ले सकते हैं कि आपकी विधि पालिका किस प्रकार से कार्य करेगी। तो ये सब आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री का आपका पार्ट है। फिर आपका आता है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में जैसे अभी आप कुछ साल पहले पढ़ते थे कि भैया भारत में कितने राज्य हैं, तो आप कहते थे कि भैया भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। उससे पहले आपने जब पढ़ा होगा तो भारत में कितने, तेलंगाना बन गया भैया, इतने राज्य हो गए। तो राज्य का क्या है, राज्य बनते और बिगड़ते रहते हैं। अभी वर्तमान की स्थिति आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर के ठीक है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यूनियन टेरिटरीज की संख्या बढ़ गई है और राज्यों की संख्या थोड़ी क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन अभी आप दोबारा से सुनोगे कि दोबारा से 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनका दोबारा क्या होने वाला है, विलय होने वाला है। तो आपने दादर नगर हवेली के बारे में सुना होगा और दमन दीव के बारे में सुना होगा, उनका विलय होने वाला है। बहुत जल्दी समाचार पत्रों में आप पढ़ोगे कि उनका विलय होगा। विलय मतलब उनका उनको मिला करके एक यूनियन टेरिटरी बना देंगे। उसके पीछे भी पूरा एक उसका इतिहास है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे आगे किसी लेक्चर में। तो इस सब को मिला करके हमारा क्या बनता है, पॉलिटी बनता है। तो अब आपको हल्का हल्का कन्फ्यूज़न होने लगा होगा, तो समझने से पहले कन्फ्यूज़न ही आएगा। तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा पॉलिटी को पढ़ने का। तो पॉलिटी में देखोगे तो किताब में आपको कोई रेफरेंस बुक चाहिए होगी तो आप लक्ष्मीकांत ले सकते हो। लेकिन अगर आपने कभी पॉलिटी के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं और आप फिर लक्ष्मीकांत को पढ़ने लगते हो तो वो तो पत्थर पे सर मारने वाली बात हो जाएगी। और कुछ बच्चे कहते हैं जी हम तो डीडी बसु पढ़ेंगे। पढ़ो डीडी बसु, दूसरे दिन ही उठा के आप फेंक दोगे उस किताब को, क्योंकि उस किताब का फॉर्मेशन डीडी बसु ने अपने तरीके से किया है। लक्ष्मीकांत एक गाइड बुक की तरह है, उसे समझना थोड़ा सा आसान है लेकिन इतना भी आसान नहीं है। तो अगर आप अपने आप शुरू करेंगे पॉलिटी को तो आप पहले या दूसरे पेज पे ही फंस जाएंगे उसको और आप किताब को बंद कर देंगे। आप कहोगे ये तो बहुत ही बेकार सब्जेक्ट है, क्योंकि वहाँ पर जो मेन उनका जोर है वो किस पे है, कॉन्स्टिट्यूशन पे है। तो उसे पढ़ने से पहले अगर आप 11वीं 12वीं क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ लेते हो तो आपको एक बेस मिल जाएगा उसका। या फिर आप लेक्चर्स को देखो, एजुकेशन एकेडमी में भी आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं पॉलिटी के बारे में। अब हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में शुरू कर दिया तो वहीं से हम उसकी शुरुआत करेंगे। तो मैं हल्का सा आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और कैसे कैसे आपके सब्जेक्ट रहते हैं। अगर आप लक्ष्मीकांत में देखेंगे तो इवोल्यूशन से शुरू होता है कि संविधान सभा कैसे आई, संविधान कैसे बना, और उसमें शुरुआती चैप्टर में आपको कुछ एक्ट्स भी दिए होंगे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत करता है और भारत के स्वतंत्रता अधिनियम तक वो जाता है 1947 के। तो आपका पहला क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया कि कहाँ कहाँ से कौन सी मान्यता आई। फिर वो आपको बताता है फिलॉसफी के बारे में कि भैया भारत के संविधान की फिलॉसफी क्या है, उसका दर्शन क्या है। अब आप कहोगे ऐसा तो कोई चैप्टर है ही नहीं वहाँ पर। तो जब आप भारत के संविधान के बारे में पढ़ते हो और वहाँ पर आप प्रस्तावना को पढ़ते हो तो वो किसको दर्शा रहा है, असल में दर्शन को ही दर्शा रहा है। जब आप पढ़ते हो कि भारत के संविधान की क्या क्या खासियतें हैं या क्या है उसके सेलिएंट फीचर्स है, तो असल में किसको समझा रहा है, दर्शन को समझा रहा है। ऐसे ही जब आप उसमें आगे जाके पढ़ेंगे तो आप मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ोगे, या फिर आगे आप मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ोगे। वो सब क्या है, फिलॉसफी है, वो दर्शन है। आप दर्शन की तरह ही उसको समझें। उसके आगे जैसे आप पढ़ोगे तो फिर वहाँ पे आपका कार्यपालिका की शुरुआत हो जाती है, एग्जीक्यूटिव की शुरुआत हो जाती है। एग्जीक्यूटिव में आप क्या पढ़ते हो, भारत के राष्ट्रपति के बारे में आप पढ़ते हो, उपराष्ट्रपति के बारे में आप पढ़ते हो, प्रधानमंत्री के बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में आप पढ़ते हो। और फिर अगले चैप्टर्स में जैसे आप जाते हो तो यही चीज़ें आप किसके बारे में पढ़ते हो, स्टेट के बारे में पढ़ते हो। तो स्टेट में क्या होता है, स्टेट में राष्ट्रपति तो नहीं, वहाँ पे क्या होगा, आपका गवर्नर होगा। अब वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जैसा कोई पद तो नहीं होता, फिर वहाँ पे आपका कौन आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर आ जाएगा। तो ऐसे करते करते कई सारे उसमें पद चले आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए आसानी रहती है समझने पे। लेकिन
सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में भी, वो किससे पूछा जाता है? इस दर्शन वाले पार्ट से पूछा जाता है, मौलिक अधिकारों से पूछा जाता है। पहले आसान क्वेश्चन आते थे, वो सीधा पूछते थे कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में दिया, तो खट से आप टिक कर देते थे कि आर्टिकल 21। आपके लिए आसान होता था वो। लेकिन समय बीतता गया, क्वेश्चन का फॉर्मेशन, क्वेश्चन थोड़ा क्या होता चला गया, टफ होता गया। अब आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में आपको देखते हैं। अभी हाल ही में एक पेपर में पूछा कि अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है, तो उसका आंसर भी क्या था? आर्टिकल 21। ऐसे आपने देखा होगा राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, आजकल आप चर्चा में देख रहे होंगे, तो वो भी किस आर्टिकल में? आर्टिकल 21। तो इस तरीके से वो थोड़ा डिटेल क्वेश्चन आपके सामने बना रहा है। बुक वही है, अप्रोच थोड़ी सी आपको क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी। इसके आगे जब आप पढ़ते हो तो फिर आप देखोगे संवैधानिक और गैर संवैधानिक कुछ निकाय आती हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ निकाय और संस्थाएं आती हैं। और उसका फेवरेट क्वेश्चन आपके स्टेट में यूपीएससी का भी है, आपका यूके SSS का भी है, यूके पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि इनमें से ऐसी कौन सी संस्था है जो संवैधानिक नहीं है। तो वो आपको फिर क्वेश्चन दे देता, और ज़्यादातर उसमें ऑप्शंस में जो होता था वो पहले क्या होता था? आपका योजना आयोग रखा जाता था। अब कुछ योजना आयोग के बारे में भी आप देखो, योजना आयोग में बदलाव हो गया, वो क्या बन चुका है? नीति आयोग बन चुका है। नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह काम करता है, फिर वो भी आपका पॉलिटिका, और साथ में वहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स भी ओवरलैप हो जाता है। तो जब आप पॉलिटी को शुरू करें तो पॉलिटी को लक्ष्मीकांत से ना सोच करके आप बैकग्राउंड से चले। आप कहाँ से सोचें? जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री का भी एक पार्ट है आपका पॉलिटिकल, तो हिस्ट्री का पार्ट है आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इतिहास को पढ़ेंगे, जब आप प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे, तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पर क्या पॉलिटिकल बदलाव आ रहे हैं। तो असल में जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, अब आप कहोगे हिस्ट्री पढ़ाने लगा, तो ये सारे सब्जेक्ट ओवरलैप करते हैं आपके। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये सारे ही सब्जेक्टों की माता है। चाहे आप फॉरेन रिलेशन को देख लीजिए, कल्चर को देख लीजिए, वो सब आपके इन्हीं सब्जेक्टों से आते हैं। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में जब आप देखेंगे तो इतिहास को जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप उसमें पाएंगे वहाँ पर आपको एक ऐसा वंश दिखाई देगा जिसने लगभग भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पे क्या किया? शासन किया। तो आप जानते हो उस वंश के बारे में, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के पास ऐसा कौन सा शासन व्यवस्था, ऐसा कौन सा शासन प्रणाली थी जिसके द्वारा उन्होंने अखिल भारतीय साम्राज्य की क्या करी? स्थापना करी। अगर आप उनका साम्राज्य देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट में आपका तक्षशिला, गांधार तक फैला हुआ था। तो इतना बड़ा साम्राज्य, और उस समय ऐसा तो था नहीं कि व्हाट्सएप कर दिया या मोबाइल में किसी को मैसेज कर दिया। अगर तक्षशिला में संघर्ष हो रहा है, तक्षशिला में तख्ता पलट करने की कोशिश हो रही है, तो आपको यहाँ से राजकुमारों को भेजना पड़ता था। पहले तो वहाँ से न्यूज़ आएगी और फिर यहाँ से न्यूज़ आएगी, तो इसमें काफ़ी कठिन हो जाता था। फिर यहाँ से आपने सुनी होगी अशोक की कहानी कि अशोक को भेजा गया, अशोक ने तक्षशिला जाकर के क्या करा? विद्रोह को कुचला। तो जब ऐसे विद्रोह होते रहेंगे तो आपको एक प्रणाली की जरूरत पड़ेगी उस समय। उसी प्रणाली को बोलते थे गुप्तचर व्यवस्था। तो गुप्तचर व्यवस्था को जब आप पढ़ोगे तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखोगे। आज अपना पूरा सिस्टम उठा के आप देख लो, पॉलिटिकल सिस्टम मैंने अभी बात करी थी, ये रॉ के बारे में, आईबी के बारे में, ये क्या है? आप नॉर्मली इनके बारे में चर्चा तो नहीं करते, लेकिन जब आप देखेंगे कि देश के लिए कौन कौन से खतरे हैं वो ये संस्थाएं बताती, तो इस समय भी ये गुप्तचर व्यवस्था होती थी। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि गुप्तचर व्यवस्था के बारे में, क्वेश्चन आपसे पूछेगा गूढ़ पुरुष का क्या कार्य था। अब गूढ़ से ही हमसे पता चलता है, यानी कि कैसी प्रणाली रही होगी वो गुप्तचर प्रणाली, और चाणक्य ने उसके बारे में बात करी है। फिर ऐसे आप गुप्त प्रशासन के बारे में आओगे। गुप्त शासन के समय आप देखते हो तो कि कला साहित्य इस क्षेत्र में भी काफ़ी क्या मिला? बढ़ावा मिला। लेकिन वहाँ पर एक राजनीति या फिर आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री भी चलता था। तो आपने देखा होगा गुप्त काल में सामंतवाद की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि उनके पास भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और केंद्रीय सत्ता इतने लोगों पे कंट्रोल नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने सामंती व्यवस्था की क्या करी? शुरुआत करी। ऐसे अगर आप दक्षिण में चले जाओगे, विजयनगर साम्राज्य में चले जाओगे, तो वहाँ पर नायक व्यवस्था चलती थी। और ये नायक व्यवस्था से लगातार क्वेश्चन आपके 3-4 पेपरों में लगातार आए हैं कि किस साम्राज्य में नायक व्यवस्था कार्य करती। तो नायक व्यवस्था आप देखोगे विजयनगर साम्राज्य में चला करती थी। उसके बाद अगर आप देखोगे मुस्लिम आक्रमण जब भारत पर होता है, 712 ईस्वी में आपने पढ़ा होगा, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ भारत पर। उसके बाद गुलाम वंश बने और अलग अलग वंशों की स्थापना हुई, तो वहाँ पर भी वो अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम लेकर के आएंगे। अब उनका पॉलिटिकल सिस्टम और भारत का पॉलिटिकल सिस्टम मिलकर के एक नया पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व हो जाएगा। आपने देखा होगा पहले दरबार की भाषा मेनली संस्कृत हुआ करती थी, या आम लोगों से बोलचाल में प्राकृत का इस्तेमाल किया जाता था। मुस्लिमों के आक्रमण के बाद या उनके साम्राज्य स्थापित करने के बाद जो भाषा हो गई, वो भाषा क्या हो गई? ईरानी हो गई, या जिसको हम क्या कहते हैं? फारसी भाषा कहते हैं। तो भाषा का अपना एक इतिहास है।
आज जब आप देखते होंगे तो आप भाषा को देखते होंगे तो आज आपने पढ़ा होगा कि संसद की क्या भाषा है, कोर्ट की क्या भाषा है। तो जब संसद की भाषा, कोर्ट की भाषा या भारत की ही ऑफिशियल लैंग्वेज की बात आती है तो आप पढ़ते हो उसमें कि हिंदी अलॉन्ग विद इंग्लिश शैल बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब है, ठीक है, वो हमारी कार्यकारी भाषा है, यानी कि उसी में हमारे सभी कार्य होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश को रखने का भी अपना एक इतिहास हुआ करता था, क्योंकि आपको पता है उत्तर भारत में हिंदी बोली जाती है मुख्यतः, लेकिन दक्षिण भारत में आप चले जाओगे तो अपनी एक मदर टंग बोलते हैं, या तो तमिल बोलेंगे, तेलुगु बोलेंगे, कन्नड़ बोलेंगे, मलयाली बोलेंगे, और साथ में वो माध्यम जो संचार का माध्यम बनता है उत्तर भारत के साथ, तो वो इंग्लिश है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई दोस्त दक्षिण भारत में रहता है और वो तमिल में आपको लेटर लिख रहा है, आप उसे हिंदी में लेटर लिख रहे हो और दोनों एक दूसरी भाषा जानते ही नहीं होंगे, तो वहाँ पे कनेक्टिंग लैंग्वेज कौन सी हो जाती है? इंग्लिश हो जाती है। खैर वो अलग बात है, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इंग्लिश को हटाओ, ये करो, ठीक है, इंग्लिश को फिलहाल हटाना बहुत ही मुश्किल है। तो हम बात कर रहे थे इसी सिस्टम की। तो जब आप इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए पढ़ते चलोगे इतिहास को, तो आपका आधा पॉलिटी वैसे ही कवर होता चला जाएगा। जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे तो भी आपका आधा पॉलिटी वैसे ही कवर होता चला जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल ले दूं, तो आपने पढ़ा होगा, एक सबसे सिंपल सा फैक्ट आपने सुना होगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें समाजवाद का भी गुण है और पूंजीवाद का भी गुण है। अब आप समाजवाद और पूंजीवाद शब्दों को जैसे ही सुनते हैं तो आपके दिमाग में अलग अलग विचार आने लगते हैं। तो आपके दिमाग में एडम स्मिथ आने लगता है, आपके दिमाग में कार्ल मार्क्स आने लगता है, और कार्ल मार्क्स के दास कैपिटा पुस्तक आने लगती है। तो अगर आप संविधान में झांकें तो क्या संविधान में आपको पूंजीवाद का पुट दिखाई देता है या आपको समाजवाद का पुट दिखाई देता है? तो जब आप संविधान में पढ़ोगे तो मूल संविधान की प्रस्तावना जो थी उसमें एक शब्द की कमी थी, सोशलिज्म या सोशलिस्ट शब्द की कमी थी। वो मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। लेकिन इंदिरा गांधी के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन सा शब्द मिला दे गया संविधान के प्रस्तावना में? सोशलिस्ट। उस समय सोशलिस्ट शब्द भी मिलाया गया, सेकुलर शब्द भी मिलाया गया और इंटीग्रिटी शब्द भी मिलाया गया। खैर अभी हमारा मुद्दा किसका है? सोशलिज्म का है। तो सोशलिज्म का क्या मतलब होता है? तो पॉलिटी जब आप पढ़ोगे तो आपको सोशलिज्म के बारे में जानना होगा, और भारत में किस प्रकार का सोशलिज्म काम कर रहा है। सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। तो सोशलिज्म के दो रूप हो सकते हैं, एक तो उग्र रूप है, उससे हम कहते हैं कम्युनिज्म। अब कम्युनिज्म और सोशलिज्म में भी हल्का फुल्का अंतर है, अभी फिलहाल हमारा मुद्दा वो नहीं है। तो कम्युनिज्म अगर आप देखोगे तो चाइना, और चाइना में नागरिक अधिकारों का क्या हाल है और मौलिक अधिकारों का क्या हाल है, तो कोरोना के बाद आपने देख ही लिया किस प्रकार से उन्होंने नागरिक अधिकारों का दमन किया। वहीं भारत की अप्रोच क्या है? भारत का जो समाजवाद है वो कैसा समाजवाद है? वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या है? ये समाजवाद किसकी बात कर रहा होगा? गरीब के उत्थान की बात कर रहा होगा। ये समाजवाद किसकी बात कर रहा होगा? समानता की बात कर रहा होगा, महिला पुरुष समानता की बात कर रहा होगा। तो फिर अगर आप इस फिलॉसफी को समझ जाओगे तो जब आप आगे पढ़ोगे, मौलिक अधिकारों में पढ़ोगे या नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा ये गुण क्या है। तो जब आप नीति निर्देशक तत्व में एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ कि आप आर्टिकल 39 पढ़ते होंगे, फिर आर्टिकल 39 में ए बी सी उसके सब क्लॉज आते होंगे, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला पुरुषों में समानता की बात करता है, संपत्ति के एकीकरण को रोकने की बात करता है, संपत्ति के और संसाधनों के समान वितरण की बात करता है। तो ये कैसा पुट है, कैसा विचार है? समाजवाद का विचार है। तो समाजवाद चाहता क्या है असल में? समाजवाद समाज में समानता चाहता है। वो राज्यों को खाड़ फेंकना नहीं चाहता, लेकिन वो यह चाहता है कि समाज में क्या रहे? समानता रहे। तो वो है क्या? वो सोशलिज्म तो है, समाजवाद तो है, वो समाज की ही तो बात करेगा। लेकिन अगर कम्युनिज्म में देखोगे तो कम्युनिज्म क्रांति के द्वारा, यानी कि किसकी? सर्वहारा क्रांति के द्वारा राजतंत्र को या किसी भी स्थापित सत्ता को उखाड़ फेंकेगा और फिर समाज में समानता लाने की कोशिश करेगा, और ये थोड़ा उग्र स्वरूप होता है। अगर आप इसमें देखोगे तो कई सारी कम्युनिस्ट क्रांति आपको दिखाई दी जाएंगी। 1917 की सोवियत जो क्रांति या रूस की जो क्रांति हुई, उसके बाद सोवियत संघ की स्थापना हुई, यूएसएसआर की स्थापना हुई, या फिर 1949 में आप देखोगे चीन की क्रांति। अब आपको ये लगेगा कि भैया समाज में समानता होनी चाहिए, तो अगर आप ध्यान से इन क्रांतियों को पढ़ोगे तो लाखों के हिसाब से लोग मारे गए, क्रांति के दौरान भी और क्रांति के बाद भी। और चीन में आज भी आप देखते होंगे चीन में क्या हाल है। दुनिया के नए नए वायरसेस चीन से निकल रहे हैं, और ऑनलाइन माध्यमों में आपने देखा होगा
कि चीन में नागरिक अधिकारों को किस तरीके से हनन हो रहा है। अगर यही स्थिति भारत में हो, नागरिक अधिकारों का हनन हो या आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो आप कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। और स्पेशली अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32, खैर अभी आपने आर्टिकल पढ़ा ही नहीं तो उसको आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो जानते होंगे वो आर्टिकल 32 के बारे में जानते हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि अगर आपके अधिकारों को कोई हनन कर लेता है या उनको कोई आघात पहुंचता है तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, और फिर वो रिट जारी करते हैं। रिट क्षेत्राधिकार उनका होता है और आपके मौलिक अधिकारों को दोबारा से क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। खैर, तो सोशलिज्म शब्द का अपना एक इतिहास है, और जब आप प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये सब समझना ही पड़ेगा। तो ये सब कहाँ विचार आते हैं? आपके इतिहास से ही चले आते हैं, और इतिहास और पॉलिटी ओवरलैप करेगा। तो आप ये समझ लीजिए हिस्ट्री और पॉलिटी क्या है? भाई बहन है। या फिर आप ये भी मान सकते हैं कि पॉलिटी ही इतिहास की क्या है? माता है। अभी हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हम पॉलिटी को माता पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम कह देंगे कि हिस्ट्री पॉलिटी की माता है, ठीक है। वाइस वर्सा आप जैसे भी मान सकते हैं। वैसा तो है नहीं कि वो सही में कोई संबंध है और आप कहने लगे कि ये तो ऐसा संबंध कैसे मुमकिन है। तो पॉलिटी और हिस्ट्री आपको उसी में झांकना है, ठीक है। तो हम जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो हम ओवरलैप करते हुए चलेंगे कि कहाँ पे हिस्ट्री का उसका पार्ट आता है, कहाँ पे पॉलिटी का पार्ट आता है। और यहीं से अगर आपके बारे में क्वेश्चन पूछे कि कम्युनिस्टों का गुरु या कम्युनिस्टों की ज़्यादातर क्रांतियों के पीछे किसका विचार है, तो आपका एक आदमी आता है। कौन? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल या दा कैपिटल काफ़ी ज़्यादा पेपरों में पूछी जाती है, ठीक है। और इसके विपरीत अगर आप देखोगे पूंजीवाद, तो पूंजीवाद की शुरुआत मानव उत्पत्ति के साथ ही हो गई थी, लेकिन उसको सूत्रबद्ध करने का काम किसने किया? एडम स्मिथ ने किया। अब ये झगड़ा तो चलता चला जाएगा कि पूंजीवाद ज़्यादा अच्छा है, समाजवाद ज़्यादा अच्छा है। तो भारत है गौतम बुद्ध का देश, तो गौतम बुद्ध ने कौन सा मार्ग बताया था? मध्य मार्ग। तो भारत ज़्यादातर चीज़ों में किसको चुनता है? मध्य मार्ग को चुनता है। तो भारत ने इस क्षेत्र में मध्य मार्ग को चुना। हमने पूंजीवाद के भी कुछ गुण ले लिए और समाजवाद के भी कुछ गुण ले लिए, और हमारी अर्थव्यवस्था कैसी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हाँ, ये सवाल उठ सकता है आपके दिमाग में कि 1991 के एलपीजी सुधार, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपका भूमंडलीकरण, ठीक है, या वैश्वीकरण कहते हैं जिसको, ठीक है। इसके बाद कहीं ना कहीं समाजवाद को कुछ आघात लगा है। लेकिन अभी कोरोना का ही आप केस देख लीजिए, सरकार ने क्या घोषणा करी है कि गरीब लोगों को या बीपीएल परिवारों को मुफ्त में क्या दिया जाएगा? राशन दिया जाएगा। मिनिमम दरों में क्या दिया जाएगा? राशन दिया जाएगा। तो ये कैसा गुण दिखाई देता है आपको? समाजवादी पूर्ण दिखाई देता है, सोशलिज्म का पूर्ण दिखाई देता है। तो ये चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेगी। तो हमने मध्य मार्ग की बात करी है भारत के। तो आपको क्या लगता है जो फॉरेन रिलेशन है हमारा या विदेशी संबंध है, उसमें भारत किस अप्रोच के साथ चलता है? मध्य मार्ग या सीधा लड़ाई झगड़े का मार्ग, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप अगर लक्ष्मीकांत को खोलोगे तो उसमें आपको भारत के फॉरेन रिलेशंस के बारे में दिखाई देगा। अब आप कहोगे फॉरेन रिलेशन कहाँ पॉलिटी में आ गया? आर्टिकल 51 पढ़ो। डीपीएसपी का आर्टिकल 51 क्या कहता है कि हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ क्या सामंजस्य स्थापित करना है, हमें उनके साथ अच्छे रिलेशन स्थापित करने हैं। और फिर अगर आप आगे उसमें देखोगे पॉलिटी में, तो आपको दिखाई देगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन, यानी कि नॉन अलाइड मूवमेंट, और ये आजकल करंट अफेयर में भी है, चर्चा में चल रहा है। तो यहाँ पे फिर आपको गौतम बुद्ध का मध्य मार्ग दिखाई देगा। अब यहाँ पे मध्य मार्ग कैसे आ जाएगा? दूसरा विश्व युद्ध जानते हैं, क्योंकि अभी का जो सिस्टम है वो ज़्यादातर किससे उभरा है? दूसरे विश्व युद्ध से। तो दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ आपको पता है? जर्मनी की हार हो गई और दो नई महाशक्तियाँ उभर के आई, एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ, जिसकी हमने बात करी थी। रूस की 1917 की क्रांति के बाद जिसकी स्थापना हो जाएगी। अब ये वही एक्सटेंशन है जो हमने अभी समझा। यूएसए पूंजीवादी देश था, जबकि यूएसएसआर समाजवादी देश था, जो उग्र समाजवाद का क्या कर रहा था? पालन कर रहा था। और अमेरिका पूंजीवाद का पालन कर रहा था। अब भले ही दोनों मित्र राष्ट्र थे, दोनों ही जर्मनी के खिलाफ जंग में एक साथ थे, लेकिन विचारधारा का अंतर तो रहेगा ही।
तो विचारधारा का अंतर विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक युद्ध की शुरुआत हो गई। जो युद्ध लड़ा नहीं गया किसी फ्रंट पर या बिना गोली चढ़ाए, जो युद्ध लड़ा गया उसी को कहते हैं हम कोल्ड वॉर या शीत युद्ध। ये एक वैचारिक युद्ध है। तो कोल्ड वॉर की शुरुआत होने के बाद कई सारे गुट बने, उनमें से मेन गुट जो था यूएसए का नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका सन तो नहीं पूछता स्थापना का, लेकिन आपसे एक फुल फॉर्म ये पूछ चुका है पेपर में कि भैया नाटो जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब आप विश्व का मानचित्र देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा अटलांटिक एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ यूरोप के दूसरे देश पड़ते हैं, तो इसीलिए उसका नाम क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कई लोग ऐसे रटने लगते हैं सीधा सीधा कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्थ अटलांटिक यानी कि अटलांटिक के उत्तरी की तरफ में एक तरफ अमेरिका और अटलांटिक को पार करोगे दूसरी तरफ क्या है, यूरोप है। अब यूरोप के देश क्यों अमेरिका के साथ आकर के मिलेंगे, क्योंकि अमेरिकानों ने डर दिखाया यूएसएसआर का। अगर आप ईस्टर्न यूरोप से आगे जाएंगे तो वहाँ पर आपको रूस दिखाई दे जाएगा, यूरेशिया वाला जो पूरा पार्ट आपका पड़ता है। तो अमेरिकानों ने डर ये दिखाया कि जो यूएसएसआर का विस्तारवाद है या जो उसका समाजवाद है वो आपको निगल लेगा। तो वो डर दिखा करके उन्होंने एक नाटो नाम का संगठन बना लिया। तो यूएसएसआर भी क्यों पीछे रहता, यूएसएसआर ने भी एक संगठन बनाया या एक पैक्ट किया, उसको हम जानते हैं वॉर्सो पैक्ट के नाम से। अब वॉर्सो आपका पोलैंड में पड़ता है। अब वार्सो पैक्ट का तो इतना महत्व नहीं है, लेकिन नेटो का महत्व बहुत ज़्यादा है। अब आप मेरे को बताओ कि हाल ही में आपने पढ़ा होगा दो देशों के बीच में संकट उत्पन्न हो रहा है, ग्रीस और तुर्की। अब तुर्की जो यूरोप का मरीज भी कहा जाता था किसी ज़माने में, वो एर्दोआन के नेतृत्व में धीरे 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 वो क्या होता जा रहा है, रेडिकलाइज होता जा रहा है। अतातुर्क ने वहाँ पे जो सेकुलरिज्म स्थापित किया था, एक और शब्द आ गया आपके सामने, क्या, पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म या धर्म निरपेक्षता। तो भारत के संविधान में फिर प्रस्तावना में आएगा तो आपको धर्म निरपेक्षता दिखाई देगी। ये शब्द आपको काफ़ी आजकल चर्चा में दिखाई देगा तुर्की में, क्योंकि तुर्की में एक म्यूजियम हुआ करता था, जो एक ज़माने में क्या चर्च हुआ करता था, फिर मस्जिद बना, फिर म्यूजियम बना और आज फिर से क्या है, मस्जिद बन गया, हाया सोफिया जिसका नाम है। ये पक्का पेपर में आपका पूछा जाएगा। अब आप कहोगे पॉलिटी में इसका क्या लेना देना, क्योंकि पॉलिटी में इसका लेना देना ये है क्योंकि अतातुर्क या मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो थे, जिन्होंने तुर्की में सेकुलरिज्म को स्थापित किया, जिन्होंने इस्लामिक टोपी और बुर्का पहनने पे प्रतिबंध लगा दिया, उनके ही देश में अब दोबारा इससे इस्लामिक रिवाइवल हो रहा है। इसमें बुरी बात नहीं है कोई, लेकिन कट्टरता का विरोध हमें करना चाहिए। तो तुर्की में उन्होंने अभी क्या किया, एक जो मस्जिद हुआ करती थी किसी ज़माने में, या फिर उसको जो चर्च बनाया गया, किसी ज़माने में चर्च हुआ करता था, फिर मस्जिद बनाया गया, फिर दोबारा से म्यूज़ियम बना, अब उसने दोबारा से उसे क्या बना दिया, मस्जिद बना दिया, और वहाँ पर आप उन्होंने क्या पढ़ा, दोबारा से नमाज़ पढ़ा। अब आप इसका कंपैरिजन आप कहाँ करने लगोगे, राम मंदिर के साथ करने लगोगे। लेकिन राम मंदिर एक प्रक्रिया के द्वारा गुजरा है, वो कोर्ट के द्वारा गुजरा है। अगर आप उसकी निंदा करो तो आप यानी कि किसकी निंदा कर रहे हो, संविधान की और सुप्रीम कोर्ट की निंदा कर रहे हो। उससे कंपेयर करने की जरूरत है नहीं। अब उसी के बगल में देश है ग्रीस। ग्रीस कभी ना कभी ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अब दोनों देशों के बीच में क्या उत्पन्न हो गया, टकराव। एक तो यही चर्च वाला, और दूसरा आपका सामरिक टकराव है, ठीक है। साइप्रस एक देश है, साइप्रस को लेकर के दोनों के बीच में क्या रहता है, टकराव रहता है। अब दोनों ही नेटो के सदस्य हैं, तो नेटो के बीच में ही क्या होने लगी, टकरार होने लगी। तो अब आप कभी मेंस का एग्जाम दोगे तो आपसे पूछेगा क्या नेटो का भी महत्व है कोई, तो नेटो का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि सोवियत संघ भले विघटित हो गया, रूस आज बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो हम कोल्ड वॉर पे थे, वापस वहीं चलते हैं कोल्ड वॉर पर। तो शीत युद्ध चलता रहा। अब शीत युद्ध में क्या करना था, आपने देखा गुटबाजी शुरू हो गई फिर से। यूएसए ने अपना गुट बना लिया और यूएसएसआर ने अपना गुट बना लिया। तो हर कोई ये चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे साथ आकर के जुड़े। आपके भी कभी झगड़ा होता तो आप स्कूल वगैरह में जाते ना, गुट बना करके 10 लड़के इधर से 20 लड़के उधर से हाथापाई करा। खैर यहाँ हाथापाई की नौबत नहीं है। तो आप 20वीं शताब्दी को अगर देखोगे तो 20वीं शताब्दी में एक विचित्र घटना घट रही थी। ज़्यादातर देश डीकोलोनाइज हो रहे थे, यानी कि उपनिवेशीवाद का खात्मा हो रहा था, वो स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। इसी बीच में भारत को क्या मिली, स्वतंत्रता मिली। और अफ्रीका के ज़्यादातर देशों को भी स्वतंत्रता मिली। आप देखोगे श्रीलंका को भी इसी समय क्या मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी। साउथ ईस्ट एशिया में भी क्या मिलेगी, ज़्यादातर देशों को स्वतंत्रता मिलेगी। अब वो जब स्वतंत्र हो गए, यानी कि ब्रिटिश राज सत्ता से बाहर आ गए, तो उनके सामने भी एक मौका था कि या तो यूएसए के साथ चले जाएं या यूएसएसआर के साथ चले जाएं। अब गुटबाजी में कुछ फ़ायदे भी और नुकसान भी है, लेकिन भारत तो भारत है। तो भारत जब आज़ाद हुआ और हमारे प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, जो एक दार्शनिक व्यक्ति थे, दूर की सोचते थे और वैश्विक सोच वाले व्यक्ति थे। वो केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे, वो पूरे विश्व के बारे में बात करते थे। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली और उन्होंने गुट बनाया, ठीक है। इसको कहते हैं गुट निरपेक्ष
आंदोलन। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है? नेहरू जी और उनके साथ जो अलग 4 और फाउंडिंग फादर थे नैम के, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। घाना से थे, इंडोनेशिया से, सुकार्नो का आपने नाम सुना होगा, जोसेफ ब्रास टिटो का नाम सुना होगा। तो गुटनिरपेक्ष था। अब आपको यही पता चल गया नॉन अलाइड मूवमेंट, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन, यानी कि गुटबाजी का विरोध करेंगे। तो हमने ना ही नेटो का समर्थन किया, ना ही यूएसएसआर का समर्थन किया, ठीक है, गुटबाजी में वैसे तो समर्थन रहा ही। तो ना हम वॉर्सो से जाकर के जुड़े, ना नेटो से जाकर के जुड़े, हमने अलग ही धारा बना दी। कौन सा? नॉन अलाइड मूवमेंट। यहाँ पे फिर से मध्य मार्ग आपको दिखाई देगा, ना ही ये मार्ग ना ही ये मार्ग, मध्य मार्ग। तो हमने क्या किया? यूएसए से खाद्यान्न खरीदना शुरू कर दिया और रशिया से हथियार खरीदना शुरू कर दिया। अब रशिया से हम हथियार खरीदते हैं, तो अभी हाल फिलहाल में आपका एक क्वेश्चन आया था पेपर में, ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के परस्पर, ठीक है, संबंध से या परस्पर उनके रिसर्च के द्वारा बनाई गई मिसाइल है, ठीक है। इसमें ब्रह्म का मतलब है ब्रह्मपुत्र जो नदी आपके भारत में है, और मॉस्कोवा नदी जो आपकी कहाँ है? रशिया में। तो इस प्रकार से अगर आपकी ये अप्रोच होगी तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, और आपको साथ में हिस्ट्री के साथ पॉलिटी सीखने के लिए मिल जाएगी, पॉलिटी के साथ आपको इकोनॉमिक्स भी सीखने के लिए मिल जाएगी। और पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी आप इसे टच कर सकते हो। तो फॉरेन रिलेशन भी आपका पार्ट है। अगर आप ये सोचते हैं कि भैया ये तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, या केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मैं रट्टा मार लूँगा तो वहीं से क्वेश्चन आ जाए, मौलिक अधिकार के कुछ आर्टिकल्स का रट्टा मार लूँगा वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो क्या पता आप एग्ज़ाम पास कर भी लें, लेकिन एक अच्छा अधिकारी आप नहीं बन पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम पास करना एक स्टेज है, उसके बाद आपको ज़िंदगी भर 60 साल तक लगभग क्या करनी है? नौकरी करनी है, प्रमोशन होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो आपको एक केवल अधिकारी नहीं बनना, आपको एक कुशल अधिकारी बनना है, ठीक है। अधिकारी और कुशल अधिकारी में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। और ये आप जब नौकरी में चले जाएंगे, अभी तो आपके सामने एक सबसे बड़ी समस्या है कि किसी प्रकार से नौकरी मिल जाए। तो जब आप नौकरी में चले जाओगे तो आपका जो ग्रुप होगा वो सभी नौकरी वाला होगा। फिर आपको ये समस्या रहेगी कि भैया प्रमोशन हो जाए, गस्टेड ऑफिसर बन जाए, क्लास 1 ऑफिसर बन जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए। तो अभी आपकी जो मानसिकता है वो तब की मानसिकता से अलग होगी, तो आपको ज्ञानवर्धन तो करना ही पड़ेगा। तो पढ़ने की हमारी अप्रोच यही रहेगी। ये देखने में टफ लगता है, लेकिन जब आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको मज़ा भी आएगा और ये आपके लिए रोचक भी रहेगा। तो मैं तो उस तरीके से पढ़ाता नहीं कि केवल एक किताब उठा ली और बस एक ही टॉपिक है मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार के आर्टिकल्स लिखा दिए और बस मौलिक अधिकार को रट्टा मारते हुए चलेगा और वो पेपर में आ गया और जी क्वेश्चन भी हो गया। तो हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा? किसको बढ़ाना? ज्ञान को बढ़ाना। अगर आपका ज्ञान बढ़ गया तो फिर आप अगर पॉलिटी के मर्म को आप समझ गए तो फिर आप घर में बैठ के भी पढ़ सकते हैं आसानी से। इसी अप्रोच को अगर आप हिस्ट्री में लगाएंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, इसी को पॉलिटी में लगाएंगे पढ़ने में मजा आएगा, इसी को वर्ल्ड हिस्ट्री में लगाएंगे पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। तो आपके यूके SSS में अगर आप देखोगे सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ठीक है। अभी लेक्चर तो हो गया, ठीक है, इसको हम समझते भी चलेंगे, आगे भी इसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। तो आज ही तत्काल प्रभाव से सबसे पहले आपको यूके SSS की वेबसाइट पे जाना है और आपको सबसे पहले क्या करना है? सिलेबस डाउनलोड करना है वहाँ से। आधे बच्चों के पास सिलेबस ही नहीं होता। अब ये समझ लो बिना सिलेबस के तैयारी करने का मतलब क्या? आपने एक नाव उतार दी समुद्र में और आपको पता ही नहीं जाना कहीं, ना आपके पास GPS है, ना कोई आपके पास उपकरण है, ना कोई औजार है, और चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, इस भवसागर में फंस के रह जाओगे, पेपर निकालना दूर, डिप्रेशन में आ जाओगे। तो सबसे पहले क्या? सिलेबस को आपको पढ़ना है, सिलेबस ही याद करना है। सबसे पहले आपका काम यही रहेगा कि एक हफ्ते आप सिलेबस को ओवरव्यू करते रहो, हर हफ्ते उसे बार बार लगातार देखो। उसके बाद जब आप सिलेबस को समझ जाओगे, अब भी आपको किताब नहीं उठानी, अब आपको वहाँ से यूके SSS की वेबसाइट पे अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारे ज़माने में जाना पड़ता था, फोटो स्टेट करवा लो, ये करवा लो, फिर वहाँ लाइन लगाना पड़ता था। स्मार्टफोन सभी के पास है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो स्मार्टफोन ऑब्वियसली बात है आपके पास है, इंटरनेट भी आपके पास है। तो यूके SSS की वेबसाइट पे जाकर आपको क्वेश्चन पेपर दिखाई देंगे, फिर वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो फिर आपको उन क्वेश्चन पेपर्स को उठा लेना है। अब आपको वही काम करना है, आप सिलेबस का रिव्यू भी करते रहेंगे, साथ साथ में पेपर्स का रिव्यू करते रहेंगे, किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। अब माना मैंने बड़ी बड़ी बातें कर दी आपके सामने, नेटो वेटो ये सब, और वहाँ पेपर में पूछ ही नहीं रहा है, पेपर में कुछ और ही आ रहा है। तो दूसरा, आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए, कम से कम आपको पिछले 5-10 सालों का पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। जब लॉकडाउन खुलेगा, वैसे तो खुल ही गया है, तो आप दुकान से किताबें भी ला सकते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। अगर आप यूके SSS की तैयारी कर रहे हैं तो यूके SSS के क्वेश्चन पेपर्स, यूके PSC की तैयारी कर रहे हैं तो यूके PSC के क्वेश्चन पेपर, CDSE कर रहे हैं तो पिछले 10 सालों के कम से कम आपको उनका अध्ययन करके रखना है। तो अभी तो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, होने तो चाहिए 50%, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो। लेकिन भारत की शिक्षा प्रणाली आपको पता ही क्या है, अभी नई शिक्षा नीति आ गई, वो क्या करेगी वो बाद ही में हम पढ़ेंगे उसको।
लेकिन ग्रेजुएट्स के ये हाल है, अगर मैं आपके सामने 100 क्वेश्चन पूछता हूँ हिस्ट्री पॉलिटी जो आप बचपन से पढ़ते चले आए, तो 10 क्वेश्चन करना ही मुश्किल हो जाएगा, 10 नंबर लाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो जब आप उसका रिव्यू कर लेंगे तब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि भैया अब मुझे कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है, मैं खुद पढ़ सकता नहीं पढ़ सकता। तो फिर आप तब रेफ़र करोगे किसको, बुक्स को। तो अभी मैं आपको अलग अलग बुक्स नहीं बताऊंगा। अगर आप शुरुआत कर रहे हो, बेसिक से शुरू कर रहे हो, तो आप एक किताब आती है लुसेंट, एक इसकी सब्जेक्टिव है, जनरल नॉलेज की किताब है, सामान्य ज्ञान के नाम से आती है, और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आती है। अब मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ किताब का, आप कोई से भी खरीद सकते हो, लेकिन ये मिनिमम मिस्टेक्स के साथ ही किताब आपको मिल जाएगी। तो ये सेट आपके पास होना चाहिए, एक थ्योरी में जो थ्योरी वाला है और दूसरा ऑब्जेक्टिव वाला हुआ है। और फिर आपको वहाँ से भी क्वेश्चन रिव्यू करना है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप सब्जेक्ट को तैयार करते जाएंगे, उसी के साथ क्वेश्चन तैयार करते जाएंगे, तो आप देखोगे कि आपका ज्ञान वर्धन होने लगा है। आप सबसे पहले अगर यही मिस्टेक कर दो कि सिलेबस नहीं है, पेपर नहीं, और सीधा कोचिंग में जाकर के बैठ जाओगे और पढ़ने लगोगे और सोचोगे कि टीचर आपके दिमाग में सब भर देगा, तो आपकी बहुत बड़ी मिथ्या है, वो आप अपने दिमाग से निकालिए। और ये सब करने के बाद भी अब जब आप 1 साल की 1.5 साल की अच्छी तैयारी करते हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा, आप जानते हो भारत की जनसंख्या दूसरे नंबर पे, और वो भी युवा जनसंख्या में भारत नंबर 1 पे ही आ रहा है, और ये जनसंख्या में ज़्यादातर यूथ है, तो नौकरी पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो इस अप्रोच के साथ आप जब चलोगे और फिर ये अप्रोच का पालन करोगे, तो पेपर निकालना आपके लिए कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि कुछ बातें आपके दिमाग में आ गई होंगी, और कुछ नई भी आई होंगी। जो नहीं आई होंगी उसको आगे हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।